गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से राष्ट्रीय आयाम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय में हम आज रुधिर वर्ग और रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। अधिकतर परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन बच्चों की इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं वो ग्रुप के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से पढ़ते रहिए। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो, जो अन्य विद्यालय के बच्चे हैं, जहाँ तक मेरी ये वीडियोस पहुँच रही हैं, उन्हें अगर फ्री में एजुकेशन चाहिए, एनएमएस की मुफ्त शिक्षा निःशुल्क, तो वो मैं सुबह 8 बजे से लेके 8 AM से 9:30 बजे तक डॉक्टर अंबेडकर पार्क, रोदायन रोड, सासनी, रोदायन रोड सासनी पर फ्री एजुकेशन देता हूँ। अगर किसी को ना पता हो तो वो आके वहाँ पढ़ सकता है और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकता है। देखो बच्चों, परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप सबको पता है 5 नवंबर का एग्ज़ाम है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगा, तो आप मेहनत करते रहिए। और आइए अब हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे शरीर में 8 प्रमुख तंत्र होते हैं। कितने? 8 प्रमुख तंत्रों में एक होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ऐसे मिलाकर 8 तंत्र होते हैं। तो उनमें आता है एक तंत्रिका तंत्र। कौन सा आता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अधीन ही हमारा आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, रुधिर परिसंचरण का मतलब क्या है? परिसंचरण का मतलब होता है आना और जाना, चलना, घूमना फिरना। तो खून का शरीर में बहाव जहाँ होता है उसी को रुधिर परिसंचरण कहते हैं। हम जो भी हाथ पैर हिला पा रहे हैं, हमारे अंग जो भी काम कर रहे हैं, वो ब्लड के फ्लो के कारण होता है। शरीर में खून चलता रहता है तो हाथ पैर भी काम करते रहता है। अगर खून का चलना बंद हो गया तो हाथ पैर भी चलने बंद हो जाते हैं। जैसा कि आप लकवा की स्थिति में देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को लकवा या फालिज मार जाए तो उसका अंग बेकार हो जाता है, ठीक है। एक अंग ऐसा होता है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो बढ़ता नहीं है। कौन सा है? आँख की पुतली। और उसका रीज़न क्या है ना बढ़ने का? उसमें ब्लड का फ्लो उतना नहीं होता जितना उसको चाहिए होता है। मतलब खून उसमें लगातार नहीं बहता आँख की पुतली में। बाकी के अंग जो हैं लगातार बढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूस बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखाएंगे, रुधिर वर्ग समझाएंगे, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कौन किसको खून दे सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चंस लिखते जाइए। पहला प्रश्न लिखेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसका आंसर है विलियम हार्वे। जिसे पता है वो ना लिखे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, रक्त क्या है? यानी रुधिर क्या है? रक्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। आंसर लिखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है। तरल संयोजी का मतलब लिक्विड को कनेक्ट करने वाला टिश्यू, यानी कोशिकाओं का समूह है। रक्त क्या है? हाँ, तो तरल संयोजी ऊतक, इसको ध्यान रखना। रक्त एक ऊतक है। कैसा है? लिक्विड यानी तरल संयोजी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, रक्त किस किस से मिलके बना है? किस से मिलकर बना है? बताओ, आंसर पता है इसका? बताओ, रक्त के कितने भाग होते हैं, किस किस से मिलकर बना है? सर, प्लाज्मा और प्लाज्मा और सही जवाब, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा और कणिकाएं। अब कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं इसमें, आपको पता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आजकल आप देख रहे हैं डेंगू बुखार जो चल रहा है उसमें प्लेटलेट्स डाउन होती जा रही हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन,
और WBC हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाती है श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स की संख्या गिरने पर डेंगू बुखार हो जाता है। इनकी संख्या 2.5 से 3 लाख होती है शरीर में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, RBC का जीवन काल कितना होता है? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कितना है? दिन। RBC का जीवन काल कितना होता है? आंसर लिखिए 120 डेज, 120 दिन। ठीक है। RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। आपको ये पता है कि अच्छा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सर बताओ, खून लाल क्यों होता है, पीला क्यों नहीं होता? बताओ तुम्हें। कणिकाएं पाई जाती है, बताइए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये लिखा है मैंने क्वेश्चन, तो लिख लो। नहीं लिख रहा तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन हीम से बना है। हीम एक प्रोटीन होती है ब्लड में, उसी से हीमोग्लोबिन बना। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही खून लाल होता है। ठीक है। और ब्लड का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। लिखा है ना, उसी से हीम से बना है, हेमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखे, WBC का जीवन काल कितना होता है? बताइए। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन। एक 104 नहीं है, 1 से 4 दिन। ये बनती रहती है, मरती रहती है और बनती रहती है, ये जनरेट होती रहती है। अब ये तो मैंने बता दिया है। देखो कुछ क्वेश्चन बच्चों में लिखा नहीं रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जो बोल देता हूँ उसको लिख लिया करो प्रश्न बना के। WBC का कार्य क्या था? श्वेत रक्त कणिकाओं का बताओ क्या काम था? अभी बताया था। तंत्रिका तंत्र को, हाँ, इम्यून सिस्टम। WBC हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है। अगला देखिए, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? लिखे क्वेश्चन। आंसर लिखे रुधिर का थक्का जमाना। थक्का जानते हो, जैसे दही होता है। ब्लड को कोगुलेंट करने में प्लेटलेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है पहले, बच्चों को शायद वीडियो वालों को ना पता हो कि रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? कौन सा? हेपेरिन। और जमाने वाला कौन सा है? पढ़ते नहीं हो? प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन देखो, परीक्षा में अक्सर आता है ये प्रश्न, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? सही जवाब। प्लाज्मा में पानी कितना होता है? ये पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। मैं तुम्हें बताऊं, प्लाज्मा तुम कहाँ देख सकते हो? काशीफल या लौकी काटने पर थोड़ी देर रख देते हैं तो उसमें से हल्की जेली सी आ जाती है पीले रंग की। लगभग वैसा ही प्लाज्मा होता है जो खून में पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? पानी कितना होता है? आंसर लिखिए 90%। 10% में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
ठीक है, 10% होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन लिखें। कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। देखिए रक्त कैसे जमता है, देखिए रक्त कैसे जमता है। अंदर, बाहर या अंदर? अंदर तो जमेगा ही नहीं, अंदर इंसान मर जाएगा, जम जाएगा। हवा के संपर्क में आने पर प्रोटीन चेंज होती है उसमें। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन फाइब्रिन में जब बदल जाती है तो ब्लड कोगुलेंट हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन जब फाइब्रिन में बदल जाता है तब रक्त जमता है। ठीक है, ब्लड जमता है फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन में जब बदल जाता है। फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन बदल जाता है। ध्यान रखना प्रोटीन कौन सा किस में बदल रहा है। एंटीकोगुलेंट प्रोटीन कौन सा था? हेपेरिन, जो जमने नहीं देता वो हेपेरिन है। और जो जमने की प्रक्रिया है फाइब्रिन फाइब्रिनोजिन, और इसी में प्रोथ्रोम्बिन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, आगे लिखे। आपने देखा होगा अक्सर हमारे कहूँ घाव हो जाए, चोट लग जाए तो एक स्थिति के बाद खून जम जाता है, देखा है ना। अगर ये दोनों प्रोटीन्स खून में ना हो तो हमारा खून लगातार बहता रहेगा, हम उसके मर जाएंगे फिर ब्लड लॉस की वजह से। तो इसलिए ये दोनों प्रोटीन्स अपना कमाल दिखाती हैं और खून को जमा देती हैं। हवा के संपर्क में आने पर जब घाव खुलेगा तभी खून जमेगा। कभी कभी बिना खुले भी जम जाता है, जैसे नाखून हमारा किवाड़ के नीचे दब गया तो वो नीला पड़ जाता है, देखते हैं, वहाँ भी ब्लड कोगुलेंट हो जाता है और वो डेड हो जाती हैं कोशिकाएं। ठीक है, अगला लिखिए। रोदेरबर्ग की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप यानी रोदेरबर्ग, किसने की थी रोदेरबर्ग की खोज? कोई आइडिया? कार्ल लैंडस्टीनर। आंसर लिखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने रोदेरबर्ग की खोज की थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखें। रोदेरबर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रोदेरबर्ग 2 प्रकार के होते हैं, उनमें आते हैं फिर 4 प्रकार। ठीक है, जो तुम समझ रहे हो सब कुछ वैसा ही नहीं होता, ये बहुत ही गहराई की विज्ञान है। हम केवल कक्षा 8 के लेवल का समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है और अंदर घुसा जा सकता है। विज्ञान की कोई समय वो नहीं है। क्या लग रही? लिखिए रोदेरबर्ग में क्या बोला था क्वेश्चन मैंने? हाँ, आंसर लिखे इसका। रक्त में आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्हें 4 वर्गों में बांटा। कितना? 4 वर्गों में। ठीक है, लिखिए 4 कौन से हैं? ए बी तथा ओ।
अब इसमें से 4 या 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन किसको दे सकता है खून और कौन किससे ले सकता है, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। ठीक है, तो ये तुम पहले पढ़ चुके हो, चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो मत लिखो। ठीक है, हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाएंगे कौन किसको खून दे सकता है, और वीडियो वाले बच्चे देखेंगे कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। जब भी हम खून दान करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपना रक्त समूह चेक कराना पड़ता है कि हम कौन से ब्लड ग्रुप के हैं। मालूम पड़ा हमारा ए था और हमने ओ को दे दिया। ठीक है, तो इसमें पूरा साइंस लगती है कौन किसको देगा। आइए समझते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ए, माना ये व्यक्ति हैं और इनका ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा है, और ए बी जो होता है वो होता है सर्वग्राही। कौन होता है, यानी सबसे लेने वाला। ए बी जो है वो इन चारों से ले लेगा, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी और इनसे भी, और खुद ए बी से भी। ठीक है, तो ए बी जो है सबसे चालाक ब्लड ग्रुप है, वो अपने आप वाले ग्रुप से तो लेगा ही, बाकी के 3 ग्रुप जो बचे हैं उनसे भी ले लेगा, इसलिए उसका नाम रखा है सर्वग्राही, यानी सबका खाने वाला। ठीक है, अब ए रक्त समूह है किसी का, तो ए वाला खून लेगा ए से, किससे लेगा, ए से। और किससे लेगा, सर्वदाता समूह है ओ, कौन सा है, सर्वदाता। ये दोनों समझ लो आप, सर्वदाता और सर्वग्राही। ओ रक्त समूह सर्वदाता जो है, सर्वदाता का मतलब होता है सबको देने वाला, यानी ये ओ ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी को भी अपना खून दान कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का मान लो ए ग्रुप है, ठीक है, उसको खून की आवश्यकता पड़ी है तो वो ए से लेगा और ओ से लेगा। ठीक है, इन दोनों से ले सकता है, क्योंकि ए वाला तो ए से लेगा ही और ओ वाले से इसे लेगा, क्योंकि ओ सर्वदाता है। कैसा है, सर्वदाता। एक व्यक्ति ऐसा है जैसे कोई सामान बांट रहा है कोई व्यक्ति, और वो उसी के मोहल्ले का घर का, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सबको सामान बांट रहा है, तो मोहल्ले वाले पे से तो ले ही लेंगे, लाओ तुम हमारे मोहल्ले को हमें दे दो, फिर उसमें से भी ले लेंगे जो सबको फ्री में दे रहा है। तो इसी तरह से ओ रक्त समूह सबको खून दे रहा है, तो ओ पैसे भी लेंगे और ए पैसे भी लेंगे। ठीक है, अब बात जब देने की आएगी, देने की, तो देंगे किसको, ए को, और किसे देंगे, सबसे लेने वाला कौन सा था, ए बी। वेरी गुड, ए बी सबका ले लेता है, तो देगा ए को और ए बी को, लेगा किससे, ए से और ओ से। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह बी का सिस्टम है, बी, अब मैं पूछूंगा बताओ बी किससे लेगा खून, बी और ओ, और देगा किसे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, यही सब करना है। बी से लेगा, ओ को देगा। अच्छा, ओ को क्यों दे रहा है, क्योंकि वो सर्वदाता है। नहीं जी, लेने वाला है, ये ले रहा है, क्या कर रहा है, बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है, क्योंकि ओ तो सब बांट ही रहा खाना। अब बी दे किसको रहा है, बी को और ए बी को, क्योंकि जे भूखे भाई साहब है और जे तो भाई अपना है ही है, उसे देना ही है। ठीक है, अब आगे सब ए बी, कौन आया, ए बी। अब आप बताइए, राधिका कुमारी बताएं, ए बी किसको खून दे सकता है, देगा किसे, देगा और लेगा, देना बताओ पहले, ए बी को देगा और किसी को नहीं, सर किसी को नहीं, बस ए बी को ही देगा। ये बहुत चालाक है, देगा सिर्फ ए बी को ही, ठीक है ना, और ले किससे लेगा, लाओ तुम लाओ, ए बी और ओ। तो ये भाई साहब जो है ए बी रक्त समूह वाले सबसे ज़्यादा चालाक हैं, ये देंगे केवल अपने बंदे को और ले सबसे लेंगे। ठीक है, अब आए सबसे महान ग्रुप, यानी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो ओ जो रक्त समूह होता है वो देता तो सबको है, सब चूसो धनाधन, ए से, बी से, ए बी से और ओ से भी। ठीक है, लेकिन लेगा किससे, है, तो ये बेचारा सबसे गरीब है। ओ रक्त समूह केवल ओ से ही ले पाएगा खून और देगा सबको, सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इनमें सबसे चालाक कौन हुआ, ए बी चालाक हुआ, क्योंकि वो सबसे ले लेगा और दूंगा केवल ए बी। ठीक है, बाकी के समूह जो है वो तुम क्लियर हो गए। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये वाला रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना, समझ गए ना, कुछ ज़बरदस्ती मूड मत हिलाना। और तुम भी, आपके अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो ग्रुप पे लिख के डालो कि सर इस वीडियो को दोबारा क्लियर करें, हमारी समझ में नहीं आया।
और फिर भी समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट कर करके देखो क्या समझाने सर। तो ये रक्त समूह का पूरा पैटर्न था कि कौन किससे लेगा कौन किसको देगा। अब क्वेश्चन लेके आए अगला। हृदय स्पंदन किसे कहते हैं? हृदय स्पंदन का मतलब है दिल का धड़कना। हृदय स्पंदन, धक धक जो आवाज होती है वो कहाँ से आती है आगे? ठीक है, हाँ, लब डब होती है, वो धक धक नहीं होती। लिखिए, दो आलिंद और दो निलय। तुम्हें पता होगा हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, दो आलिंद और दो निलय। जब दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते और फैलते हैं उनसे आवाज निकलती है धक 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 धक। हाँ, लब डब। ठीक है, लब डब। उसको हम सुन नहीं पाते प्रॉपरली तो धक धक कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर लिखिए, जब दो आलिंद और दो निलय, जब दो आलिंद और दो निलय दो निलय लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध माने लगातार, सिकुड़ते और फैलते हैं तब उसे हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, कितने, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? 72। सामान्यतः माना जाता है वयस्क पुरुष का 72 बार हृदय धड़केगा। ठीक है, इनको संकुचन और शिथिलन बोलते हैं। ठीक है, संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, शिथिलन। हिंदी में विज्ञान को पढ़ना बड़ा कठिन होता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो साइंस को अंग्रेजी में पढ़ना बहुत इजी होता है। शिथिलन। देखो अगला क्वेश्चन, देखो, रक्त बैंक में खून कितने तापमान पर रखा जाता है? रक्त बैंक में, तुमने रुधिर बैंक सुनी है? जैसे पैसे रखने वाली बैंक होती है ऐसे ही खून रखने वाली बैंक होती है। हाँ, हर जगह होती है। कभी कभी देखा है कि जैसे अचानक किसी पे ब्लड चढ़ाना पड़ा तो कहाँ से खून लाएंगे? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से लाते हैं। ब्लड बैंक में खून जो है एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। लिखें क्वेश्चन, रक्त बैंक में खून कितने तापमान पर रखा जाता है? इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट। ठीक है, 4.5 है, सॉरी। 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेके, रक्त बैंक में खून को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं? बताइए। आंसर लिखिए, सोडियम साइट्रेट, ये केमिकल होता है, उसे मिलाया जाता है। सोडियम से याद आया, सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं और ये हवा से और पानी से क्रिया कर जाती है। पानी में आग लगा देते हैं इससे।
तुरंत ही। बहुत क्रियाशील धातु है ये, मुलायम धातु। अगला लिखें, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? विश्व का सबसे प्रमुख ब्लड बैंक, विश्व का सबसे प्रमुख रक्त बैंक कौन सा है? आंसर लिखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ो, जी जान से पढ़ो और तन मन धन एक कर दो। परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस बार कंपटीशन भी कठिन है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कितने फॉर्म भरे हैं तो मैं बता दूं उन्हें, हमारे जनपद हाथरस से 776 फॉर्म भरे गए। ठीक है, और टोटल जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा जो सीटें हैं वो 156 हैं, 156। तो एक सीट पर 5 बच्चे बैठना चाह रहे हैं, तो 4 को आपको धक्का मार के बैठना है और जो 4 जिनमें तुम धक्का मारोगे वो भी तुम में धक्का मारना चाहेंगे। तो इसलिए अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि उनमें धक्का मार सको। यहाँ पर बात धक्के मारने की नहीं है, ना वहाँ जाके धक्की मुक्की करने लगो कि सर ने धक्का मारने को बोला मैं भी धक्का मारूँ, तू भी धक्का मार। यहाँ पढ़ाई से और अपने दिमाग से और नॉलेज से जीतना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस तुम करोगे तुम्हारी सीट उतनी ही पक्की होती जाएगी। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहें। हम और गौरव सर आपके साथ हैं हमेशा और शुरू से रहे हैं। पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखें, कितने क्वेश्चन हो गए? 35। 15 हो गए। देखो, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन से रक्त समूह में एंटीजन, एंटीजन यानी प्रतिरक्षी, सर ए बी। प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता? आंसर लिखिए। ए भी सही जवाब है, सर्वग्राही। आंसर है इसका ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह, सबसे ज़्यादा चालाक रक्त समूह। ठीक है, होशियार, चालाक और समझदार। ठीक है, हमने इस टॉपिक को कवर कर दिया है पूरा। हो सकता है और भी क्वेश्चंस इसमें रह गए हों, लेकिन हम ज़्यादा गहराई में न जाकर मुख्य मुख्य प्रश्नों को आपको लिखा रहे हैं। उम्मीद है आप वीडियोस पूरी देख रहे हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि और बच्चों का भी भला होना चाहिए आपके साथ साथ। और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। जय हिंद।